अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फेस। आज की पॉडकास्ट में बात करेंगे कि किस तरह आप पाकिस्तान से पीएचडी स्कॉलरशिप लेके और साथ में मंथली स्टाइपेंड्स भी आपको मिलेंगे, वो किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। वो पीएचडी पोजीशन लेके आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आएंगे तो क्या पूरा प्रोसेस होता है, और इस बारे में बात करने के लिए हमने दावत दी है अब्दुल्ला को, जो रिसेंटली पाकिस्तान से पीएचडी की स्कॉलरशिप लेके ऑस्ट्रेलिया में आए। तो चलें अब्दुल्ला को वेलकम करते हैं और आज के पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान भाई, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अपना एक छोटा सा तारुफ दीजिएगा प्लीज़। फैज़ान भाई, अगर मैं अपना एक ब्रीफली और तारुफ़ करूं तो मैं दरअसल पंजाब गुजरांवाला से हूं। मैंने 2016 में अपनी अंडर ग्रेजुएशन का अपना कंटिन्यू की थी यूटी लाहौर में, और 2016 से 2023 तक यानी कि कंटिन्यूसली 7 ईयर्स में हॉस्टल्स में रहा हूँ। यूटी लाहौर में मैंने बैचलर्स भी किया, उसके बाद मास्टर्स भी किया कंप्यूटर साइंस में। और ड्यूरिंग माई ड्यूरिंग माई फोर्थ सेमेस्टर मैंने इंटर्नशिप की थी नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर में, जो कि यूटी लाहौर में बना हुआ है। उसमें मैंने इंटर्नशिप की थी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की डोमेन में। तो उससे पहले मेरा जो था सारा एक जो होता है इंटरेस्ट था वेब डेवलपमेंट की तरफ, कि मैं वेब डेवलपमेंट करूँगा, अपनी बैचलर्स के बाद इंडस्ट्री में जॉब करूँगा, अपना एक नाम बनाऊँगा। लेकिन उस इंटर्नशिप ने जो है ना वो मेरा पूरा कैरियर जो है ना आगे के लिए डिफ़ाइन कर दिया था। ठीक है, तो फिर ये बताएं, इंटर्नशिप चल रही है आपकी, आपका प्रोफेशनल जर्नी भी शुरू हो गई, ऑस्ट्रेलिया आने का कैसा सोचा, वो भी पीएचडी पोजीशन? वो भी अगर मैं कहूँ तो ये क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैं उसी इंटर्नशिप की वजह से आप कह लेंगे उस डायरेक्शन में या उस पाथ पे आया हूँ। क्योंकि उस इंटर्नशिप के दौरान मैंने कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग के ऊपर रिसर्च, क्योंकि उस वक्त 2018 था और उस वक्त अभी ये चीज़ नहीं थी पाकिस्तान में। जी, दुनिया में तो ये इसके ऊपर काम काफ़ी हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बिल्कुल नहीं थी। तो उसके ऊपर अपने सीनियर्स के साथ मिलकर जब रिसर्च की तो ये मुझे काफ़ी जो है ना इंटेलेक्चुअल लगा, और लगा कि भाई यही आगे जो है ना फ्यूचर है। तो उसके बाद से मैंने अपना जो है मास्टर्स भी जो है वो कंप्यूटर साइंस में किया, लेकिन जब मेरा मेजर था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर वी नहीं था। फिर मेरे कुछ कॉलीग्स थे जिन्होंने आगे पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, कोई यूएसए में है, कोई इंग्लैंड में है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में किया था। मैंने जब उनसे मालूमात वगैरह हासिल की तो उन्होंने बताया कि पीएचडी के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। बस आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से उनको अप्लाई करना है, और आपने अपनी प्रोफाइल किस तरह से बिल्ड करनी है कि वो आप जो बाकी लोग हैं ना उनसे स्क्रूटनी हो जाए और आप इधर आ जाएं। चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उनके अप्लाई कैसे करने हैं। वो फर्स्ट स्टेप नहीं लेते। अगर उन्होंने फर्स्ट स्टेप ले लिया तो आगे चीज़ें फिर आसान होने लग जाती हैं। लेकिन उसका ये भी नहीं है कि आपने अपनी प्रोफाइल पे नहीं कोई मेहनत करनी, आपने अपनी प्रोफाइल भी टाइम बाय टाइम जो है वो इम्प्रूव करनी है। चलिए, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो मैं सवाल से पूछूंगा। अच्छा, एक तो होता है स्टूडेंट वीज़ा के आप पाकिस्तान से बैठे अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है और आप 8,000, 12,000, 16,000 जो सेमेस्टर फ़ी होती है वो भरते आप आते हैं। फिर दूसरा केस होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है, यानी आपको ट्यूशन फ़ी नहीं देनी, या कुछ परसेंटेज होता है कि आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और तीसरा केस माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई का है कि ट्यूशन फ़ी तो है ही नहीं, और साथ ही गवर्नमेंट इनको मंथली स्टाइपेंड्स देती है जो तकरीबन 3,000 के करीब होते हैं, टैक्स फ्री इनकम, तो इनके अकाउंट में आएगी, जिससे इनका रहना खाना पीना खर्चा निकलेगा। तो मेन सवाल आज के पॉडकास्ट का यही है कि अब्दुल्ला भाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएं कि किस तरह आप ये पीएचडी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसका जो स्टेप बाय स्टेप जो अगर मैं इसका पूरा एक सीक्वेंस बताऊं तो सबसे पहले तो आपने अपनी प्रोफाइल पे काम करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे था कि मैंने कंप्यूटर साइंस या एआई से रिलेटेड जो है ना एक पोजीशन ढूंढनी है पीएचडी की। उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, चाहे वो यूएस में हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, उनको एक एक्सेल शीट में लिस्ट बना लें। फॉर एग्जांपल 10 to 15 यूनिवर्सिटीज़ आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली कि यार मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपने उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ढूंढने हैं जो आपकी डोमेन में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये नहीं कि आप कंप्यूटर साइंस के हैं और आप ईमेल कर दें एग्रीकल्चर के प्रोफेसर को, या आप ईमेल कर दें सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर को। नहीं, आपने उधर फिर फैकल्टी ढूंढनी है कि कंप्यूटर साइंस की फ़ैकल्टी कौन कौन सी है। जब आपने फैकल्टी ढूंढ ली, अब कंप्यूटर साइंस एक बहुत वास्ट फील्ड है, फिर आपने देखना है उसके अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो पर्टिकुलरली जिसमें आपका इंटरेस्ट है या 50% आपके इंटरेस्ट अलाइन कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट के साथ। आपने फिर उनकी ईमेल फाइंड करनी है। आप लिंक्डइन पे उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, आप उन्हें जीमेल पे ईमेल कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो है, जो लोग हमारे पाकिस्तान के या एशियन जो लोग हैं ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बहुत कम कंसिडर करते हैं ट्विटर। अब एक्स नाम हो गया, प्रीवियस ट्विटर था और अब एक्स नाम हो गया। वहाँ पे प्रोफेसर्स जो हैं वो
तकरीबन रोज़ के रोज़ अपनी पोजीशंस जो हैं वो ऐड कर रहे होते हैं कि पीएचडी पोजीशन हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट इस प्रोफाइल का है तो वो हमें ईमेल करे, लेकिन हम देखते नहीं हैं। ठीक है। अब सवाल आता है कि यार उसको सर्च कैसे करना है? ट्विटर पे तो इतना कुछ है, उसके ऊपर आप कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं, हैशटैग PhD पोजीशन, हैशटैग PhD पोजीशन कंप्यूटर साइंस, हैशटैग PhD पोजीशन ऑस्ट्रेलिया, वो मुख्तलिफ पोजीशन आएंगी। फिर आपने उस प्रोफेसर को बड़े अच्छे वेलकमिंग अंदाज में, ये नहीं कि आई वांट टू अप्लाई इन PhD, आई एम लुकिंग फॉर PhD, कवर लेटर लिखना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके पास एक दिन में कोई 50 जो है ना, वो एक रफ है, ये शायद ये भी कम हो, 50 से 60 लोगों की ईमेल आ रही हैं, तो जिन्होंने सिंपल लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आप अपने आप को प्रोफेसर कंसीडर कर लें जी। आपके पास 5 जो हैं ईमेल्स आई हैं एक दिन में, 5 में से 3 ने लिखा हुआ है हेलो प्रोफेसर, आई एम लुकिंग फॉर PhD पोजीशन, डू यू हैव एनी? आप तीनों को रिजेक्ट कर देंगे स्ट्रेट अवे। 2 या उनमें से 1 ने या 2 ने इस तरह से आपको ग्रेड किया हुआ है, हेलो प्रोफेसर, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम a computer science student, I have done my masters and graduation, my CGPA is this, my profile is this, and my profile or my research interest aligns with you in this direction, please consider me for PhD position if you have any। इस तरह से जब आप करेंगे और आप उसको अलाइन कर रहे हैं कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम किया है, और उसमें आप अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैंने ये काम कर लिया हुआ है, तो आपको अगर मुझे बुलाते हैं तो ये नहीं है कि मैं डिपेंडेंट हूँगा आप पे, क्योंकि PhD एक ऐसी पोजीशन है जिसमें प्रोफेसर ये चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली काम करें, आप उनसे मीटिंग करें, वो आपके मेंटोर बनेंगे, आपको गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ उनको कह रहे हैं कि मैं इस जगह पे फंस गया हूँ, मुझे बताएं, क्योंकि वो भी प्रोफेसर हैं, उनकी और भी बड़ी जो हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इस तरह से आपने जो है अपने प्रोफेसर को ईमेल लिखनी है एक अच्छे अंदाज में। लेकिन आजकल एक और चीज़ भी है, लोग ChatGPT से लिखवा लेते हैं, वो पकड़े जाते थे, फ़ौरन पकड़े जाते हैं, क्योंकि ChatGPT अब हर कोई यूज़ कर रहा है। ये नहीं है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप यूज़ कर रहे हैं, हर कोई यूज़ कर रहा है। उसको यूज़ करें, अच्छी चीज़ है यूज़ करना, कि आप अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकलवा ले। एग्जैक्टली, आप उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लें। लेकिन डायरेक्ट जब आप ChatGPT से लिखवाते हैं तो ChatGPT का एक फ़्लो है, वो जिसने उसको यूज़ किया होगा, जो प्रोफेसर्स हैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में, या जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, उनको पता है कि ये फ़्लो जो है ना, ये ChatGPT का है। आपकी फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ChatGPT है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप वो यूज़ करते हुए अपने प्रोफेसर को अगर ईमेल लिखेंगे तो पकड़ा जाएगा। ज़ाहिर बात है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान से कितनी तालीम आपकी होनी चाहिए कि आप PhD के लिए अप्लाई करें? आपके ग्रेजुएशन जो है ना, आप 16 ईयर्स के बाद भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए। पहले ये था कि आपको मास्टर्स करना पड़ता था, मास्टर्स के बाद आप PhD के लिए अप्लाई करते थे। अच्छा, आपके पास कोई एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है PhD पोजीशन के लिए अप्लाई करें जब? आपके पास थोड़ा सा रिसर्च एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। वो आप ये भी शो करवा सकते हो कि जो आपने BS में या मास्टर्स में अपना थीसिस किया, या जो आपका फाइनल ये प्रोजेक्ट था, वो इस तरह से अलाइन करता है आपकी इस PhD पोजीशन के लिए। ठीक है, हम वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पे वापस आते हैं कि आपने मालूम कर लिया कि कौन से प्रोफेसर हैं जो PhD पोजीशन जिन्होंने एडवर्टाइज की है लिंक्डइन पे, आपके जो फील्ड है वो उनके साथ अलाइन हो गई, आपने उनको रीच आउट किया, फिर क्या होता है? आपने डायरेक्ट ये नहीं है कि आप सिर्फ लिंक्डइन से ही अप्लाई करेंगे, आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट से भी जाएंगे। आप उधर जाते हैं, स्कॉलरशिप का सेक्शन होगा, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ ने स्कॉलरशिप के सेक्शन में ये ऐड किया होता है कि फॉर एग्जांपल मैं जो ना, वो मैं HDR स्कॉलरशिप पे हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया की HDR है, हायर डिग्री बाय रिसर्च स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। तो हर यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, वो इसको लिस्ट कर देती है कि ये स्कॉलरशिप का राउंड ओपन हो गया, लेकिन आपने कॉन्टैक्ट करना है प्रोफेसर को, क्योंकि प्रोफेसर अगर एग्री करेंगे देन आप अप्लाई करें, वही अप्रूव करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट को चाहिए। ठीक है, फिर आपने लिंक्डइन से उन्हें देख लिया, उन्हें मैसेज किया, मैसेज के अंदर एक और चीज़ जो की जाती है, अपना कवर लेटर बना के रखें। कवर लेटर कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपको इन रिटर्न क्या मिल रहा है, आपको 1 साल की फ़ीस जा रही है, जो कि 1 साल की फ़ीस आपकी कम से कम, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं इधर की, जिसके अंदर 2 सेमेस्टर हैं आपके, वो तकरीबन 50,000 AUD है, वो आपको गवर्नमेंट ने देनी है, वो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलनी है, जो कि आपकी 3,000 पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली है, ये शायद इससे ज़्यादा भी हो जाए आने वाले वक्तों में। तो एक गवर्नमेंट जो आपको तकरीबन 1 लाख AUD पर ईयर दे रही है, क्या आप उसके लिए ये नहीं कर सकते कि आप छोटा सा कवर लेटर बना लें? बिल्कुल, आपने भी तो उसके लिए करना है। और आपकी क्या है, आपने कवर लेटर बना लिया जिसके अंदर आपने लिख दिया कि ये मेरा एक्सपीरियंस है और इस तरह से मेरा एक्सपीरियंस आपसे अलाइन होता है। फिर आपने अपनी रेज्यूमे बनानी है अच्छी। ठीक है, रेज्यूमे अच्छी इस तरह से मुराद है कि आपने अपनी एजुकेशन लिस्ट कर दी, आपने लिख दिया मेरा मास्टर्स या BS में CGPA इतना है,
फिर उससे अलाइन जो आपका स्कूल एक्सपीरियंस है रिसर्च से, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए या सेंटीमेंट एनालिसिस या एआई की बात करता हूँ मैं, कंप्यूटर विजन में आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की आजकल बड़ी बात चल रही है, आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का एक्सपीरियंस है, आप वो पर्टिकुलर अपना रोल बताएंगे कि आपको क्या एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल आपने टीम में अप्लाई किया, टीम में ग्रुप में काम किया हुआ है, आप बताएंगे कि इस टीम के अंदर मेरा ये रोल था, आपने वो लिस्ट कर दिया, आप उसको प्रोफेसर को भेजें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी कोई सब फील्ड है जिसके अंदर आप स्पेशलिस्ट हैं? एआई के अंदर बहुत सी सब फील्ड्स हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर मैं अपनी पीएचडी भी कर रहा हूँ और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी है, वो है कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग भी है, लेकिन ये जो मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो कह लेंगे कंप्यूटर विजन के अंदर है। चलिए मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया, वापस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पे आते हैं। जी जी। तो आपने उन प्रोफेसर को अप्रोच कर लिया, उनका रेस्पॉन्स यस आया, और कितने प्रोफेसर्स को आपने अप्रोच किया ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में, वो भी बताएं। अब ये भी मैं ज़रूर बताऊँगा, लोग समझते हैं कि आपने 5 प्रोफेसर्स को ईमेल की आपको फ़ौरन से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं आता। जी, आप अकेले नहीं हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, आपके साथ साथ पूरी दुनिया से बहुत से लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को स्क्रूटनाइज करना है उनमें से। ऐसा ही है। वो कैसे करेंगे? ईमेल अच्छी लिख के, ईमेल अच्छी लिखने के बाद सीवी अच्छी बना के। चलें वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि मैंने रफली कोई, अब मैं डायरेक्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, 3 से 4 माह आपको लगातार कंटिन्यूसली प्रोफेसर्स को ईमेल करनी पड़ती है। कुछ प्रोफेसर्स आपकी ईमेल का जवाब भी नहीं देते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, वो नहीं देख पाते, किसी ना किसी तरह उनको कोई इस तरह का काम होगा, वो नहीं देख पाते। लेकिन समहाउ अगर प्रोफेसर की नज़र से चले गई है, कभी कभी आप उनके मयार के मुताबिक नहीं उतरते, आपको रिप्लाई नहीं आता। तो इस तरह काफ़ी मेरे साथ हुआ कि मैंने 3-4 बल्कि इससे भी ज़्यादा प्रोफेसर्स को ईमेल्स की, मुझे रिप्लाई तक नहीं आया। चले प्रोफेसर ने आपको रिप्लाई कर दिया और अप्रूव कर दिया, उसके बाद क्या होता है फिर? उसके बाद जो एक पर्टिकुलरली सिनेरियो चलता है वो ये चलता है कि प्रोफेसर ने आपकी सीवी देख ली, वो आपको फिर एक जो है फॉर्मल या इनफॉर्मल इंटरव्यू के लिए एक इंटरव्यू आपके साथ शेड्यूल करेगा। आपको कहेगा कि मैंने जो है वो आपके साथ एक इंटरव्यू करना है और जिसमें आपका एक्सपीरियंस मैं देखूंगा कि आपने क्या काम किया और कुछ क्वेश्चंस करूंगा। उनमें वो क्वेश्चंस आपके एक्सपीरियंस से भी करते हैं, वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आप पीएचडी के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, आप पीएचडी में क्या हासिल करना चाहते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि वाकई ये सीरियस है, ये बस ये नहीं है कि बस मैंने स्कॉलरशिप लेना है और बस इसलिए करना है और ये सीरियस नहीं है। तो वो ये चीज़ देखते हैं और वो पता लग जाती है प्रोफेसर्स को इंटरव्यू के दौरान। कितनी दफ़ा इस तरह इंटरव्यू दे चुके हैं या पहले इंटरव्यू में ही आप पास हो गए? मैंने तकरीबन कोई 10 to 12 प्रोफेसर्स को इंटरव्यू दिया था। अच्छा। और उसके बाद 60% प्रोफेसर्स की तरफ से मुझे एलिजिबिलिटी ज़ाहिर हो गई थी कि मैं परसू कर सकता हूँ। अच्छा, यानी कि कुछ की तरफ से ना भी हुआ था। पहला इंटरव्यू जो था मेरा वो अच्छा नहीं गया था, ठीक है। उसकी तरफ से, लेकिन फिर भी मुझे लगा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, लेकिन उन प्रोफेसर्स की तरफ से हफ्ते बाद मुझे रिप्लाई आ गया था कि आपका इंटरव्यू अच्छा है, आप जो हैं अगर परसू करना चाहते हैं तो ये इंटरव्यू, इसके बाद ये आपका सिनेरियो है, आप अप्लाई करें, आप अप्लाई करने के बाद मुझे एज अपना सुपरवाइज़र ऐड करें और आप अप्लाई करें। ठीक है, आप कुछ बोल रहे थे? लेकिन उस दौरान मैंने दूसरी जगह भी अप्लाई किया हुआ था जी। तो मेरा ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा इंटरेस्ट था, यूएस में भी मेरा था, लेकिन यूएस में पीएचडी बहुत लंबी चले जाती है। यूएस में पीएचडी तकरीबन आपकी कोई 5 से 6 साल लग जाते हैं आपको पीएचडी। 4 साल तो यहाँ भी लगते हैं कम से कम। तो 1 year और 2 year इट्स 700 days। तो आपने जो 6 साल जो पीएचडी के बाद 2 साल आप पोस्ट डॉक में कर सकते हैं या वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं, अगर आप यूएस में हैं तो वो आप कर रहे हैं। नो डाउट यूएस में आपको जो है वो जो आपकी पीएचडी है वो काफ़ी मानी जाती है, लेकिन मेरा मानना ये है, और मेरे साथ जो सुनने वाले हैं जो पीएचडी में इस वक्त इनरोल होंगे या उनके लोगों ने पीएचडी की होगी, पीएचडी आपकी अपनी है। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी एक कंट्री रोल प्ले करती है, लेकिन पीएचडी में जो रिसर्च है वो आपकी अपनी है, वो आप जहाँ से मर्जी कर लें। क्योंकि जब लोगों ने आपकी प्रोफाइल देखनी है कि ये रिसर्च किया, वो आपने यूएस से किया, आपने सीरियस नहीं लिया, यूएस जाके भी आप कुछ नहीं कर सकते। सही। अगर आपने पीएचडी अच्छी कर लिया, पाकिस्तान से भी बहुत अच्छी कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पीएचडी जो है ये आपकी अपनी है। सही। वापस आएंगे वहाँ पे कि प्रोफेसर ने आपके साथ इंटरव्यू कर लिया, आप इंटरव्यू में पास हो गए, नेक्स्ट स्टेप? इंटरव्यू में पास हो गए, फिर आपका जो है वो फॉर्मेलिटी रह जाती है। आपकी वो फॉर्मेलिटी ये है कि आप जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे कोर्स ऑफ़र के लिए। कोर्स ऑफ़र के लिए अप्लाई करने के बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक जो है वो थोड़ा सा कह लें कि हर्डल आती है, वो ये है कि स्कॉलरशिप में प्रोफेसर का रोल नहीं है अभी इतना। अच्छा, मुझे ज़रा गाइड कीजिएगा, पीएचडी की तो वैसे ही ट्यूशन फ़ी नहीं होती, तो स्कॉलरशिप तो आपको ऑटोमेटिकली मिलती है? नहीं, पीएचडी की ट्यूशन फ़ी है,
ये नहीं है अच्छा। पीएचडी की ट्यूशन फ़ी नहीं है। कुछ लोग हैं जो सेल्फ पे पीएचडी कर रहे हैं, खुद से ट्यूशन फ़ी दे के पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट मरहला ये होता है कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है ताकि आपको Exactly. ट्यूशन फी नहीं देनी पड़े। बिल्कुल। वो बताइएगा। अब स्कॉलरशिप मुख्तलिफ किस्म की हैं। कुछ स्कॉलरशिप ऐसे हैं जो आपकी ट्यूशन फ़ी ख़त्म कर देते हैं, आपको ट्यूशन फ़ी नहीं देनी। सही। लेकिन जो आपको आपके लिविंग एक्सपेंस हैं, आपके जो भी इस तरह के मिसलेनियस एक्सपेंस हैं, वो आपने खुद बियर करने हैं। ठीक है। कुछ जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ये हैं कि वो आपकी ट्यूशन फ़ी के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी देते हैं ताकि आप अपना रहने का, खाने का, अपनी इधर उधर जो भी आपकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। वो सबके लिए एक फिक्स अमाउंट होता है या वेरी करती है? ऑस्ट्रेलिया में सबके लिए फ़िक्स अमाउंट है। अच्छा, इसका भी थोड़ा प्रोसीजर बताएं कि आपने स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई किया और स्टाइपेंड वाली स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई किया, उसमें क्या हर्डल्स आए वो बताएं ज़रा ब्रीफली। उसमें हर्डल्स जो हैं एज सच मुझे तो नहीं आए। मैंने क्योंकि मेरा एम ही ये था कि मैंने अगर स्कॉलरशिप या पीएचडी करनी है तो फुली फंडेड के लिए करनी है। ठीक है। मैंने ये नहीं करना कि मैं ट्यूशन फ़ी दे रहा हूँ और उधर जाके मैं जो हूँ इस चीज़ के लिए परेशान हूँ कि यार मैंने अब ये अपने एक्सपेंस बियर करने हैं और मैं अपनी रिसर्च के ऊपर फोकस ना कर सकूँ, क्योंकि आपने अपना भी नाम बनाना है और आपके साथ आपकी कंट्री का नाम भी एसोसिएटेड है। तो इसलिए मैंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। उसमें यही है कि आपकी एक ब्रीफ फॉर्म्स होते हैं, उसमें आपने अपने प्रीवियस जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपकी डिग्रीज़ हैं वो अपलोड करनी है, आपका CNIC, पासपोर्ट वगैरह, आपका कवर लेटर, आपकी रेज्यूमे, उसके बाद जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल आपका MS थीसिस या BS का FYP है उसका डेमो अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक ज़रूर ये बात करूँगा कि अगर आप रिसर्च स्कॉलरशिप या रिसर्च डिग्री, PhD की रिसर्च डिग्री है उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, मास्टर बाय रिसर्च के लिए या PhD के लिए, अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी जर्नल में, अच्छा जर्नल Q1 का हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा एज लाजमी नहीं है लेकिन आपको एज बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अगर 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें से एक के पास ये है तो वो वो एज मिल मुझे- जाएगा। आपके पास थी ऑलरेडी ऐसा? मेरे पास 5 थी। अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, तो फिर आपने स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड्स के लिए अप्लाई कर दिया। इसका क्या प्रोसेस था और कितना ड्यूरेशन लगा आने में? आपको जो है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ्स जो है आपकी एप्लीकेशन के आउटकम में लग जाते हैं। ठीक है। आपको एक बार आउटकम आ गया कि ओके योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, ये सबसे जो है ना मज़े की ईमेल होती है जब आपको आती है। वीज़ा नहीं आया भाई अभी। अभी वीज़ा नहीं है लेकिन ये एक आपको जो है ना एक सुकून मिलता है पढ़ के, ओके जो मैं इतनी देर से सारा काम कर तो ये रहा था। 4 महीने लगे आपको? एप्लीकेशन का आउटकम आने में 4 महीने लगे, लेकिन जो पीछे से मैं पूरी जो- प्रोसेसर्स को अप्लाई करता आ रहा हूँ, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, तो वो तकरीबन 8-10 माह हो 8 चुके हैं। हो चुके थे। चले, स्कॉलरशिप अप्रूव हो गई, यूनिवर्सिटी ने बोला कि चलो बस वीज़ा लगाओ अब आ जाओ। Exactly. अब वीज़ा कैसे लगाया आपने? एजेंट के पास गए या सारा खुद किया? नहीं, मैंने एजेंट के पास नहीं गया। लोग मैंने पूछा था वो मुझे एजेंट को रिकमेंड भी कर रहे थे, लेकिन आप अपने आप को खुद बेहतर जानते हो, एजेंट नहीं जान सकता। ऐसा ही है, तो मैंने खुद अप्लाई किया क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब online है। यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं अप्लाई करना, एक एक चीज़ अवेलेबल है। हाँ, अगर आपको नई एक्सपीरियंस या आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है फिर आप एजेंट के पास चले जाएं, लेकिन आपने अगर इतना कुछ कर लिया तो आप ये भी कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। तो मैंने यूट्यूब से जो है वो देखा कि किस तरह से वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उनके बारे में देखा कि अच्छा ये चीज़ ये होती है। पूछा, अपने सीनियर से भी पूछा जिन्होंने पहले खुद वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, उनसे पूछा, उनसे हेल्प भी ली, तो मैंने अपना वीज़ा खुद ही प्रोसेस किया था। ठीक है। अब इंशाल्लाह ये वीडियो भी यूट्यूब पे आ जाएगी तो इसको देख के भी लोग अप्लाई करेंगे। श्योर श्योर क्यों नहीं। तो ये बताएं, जब आपने सारा वीज़ा के लिए अप्लाई किया उसमें कितना टाइम लगा, क्या कॉस्ट आई? वो तो कॉस्ट आपको Exactly. नहीं पड़ी होगी ना? Exactly. तो उसका टोटल ड्यूरेशन लेकिन उसमें भी मैं आपको एक बता दूं कि जो आपकी वीज़ा फ़ी होती है वो आपको यूनिवर्सिटी रिटर्न कर देती है। मुझे अच्छा, रिटर्न कर दी that's थी। good. मेरी $7-10 लगी थी, 7-10 AUD वीज़ा फ़ी, ठीक जो है। कि मुझे रीइंबर्स हो चुकी है। तो उसमें यह है कि जो आपको खुद से पहले देनी पड़ेगी वो आपकी 7-10 AUD वीज़ा फ़ी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। उसके अलावा जो आपकी टिकट है आप पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया, वो आपको नहीं। मेडिकल भी होगा कुछ? जी बिल्कुल, आपने बायोमेट्रिक और मेडिकल भी करवाना होता है। मेडिकल की जो मैंने दी थी वो पाकिस्तानी 6500 जो है, सॉरी 6500 कह रहा हूँ, 65,000 दी थी, जो पाकिस्तान में मैंने 2023 में दी थी, 2023 नवंबर या आप कह लेंगे सितंबर के अंदर दी थी। अच्छा, एक चीज़ मिस कर गए, इंग्लिश का टेस्ट था कुछ? इंग्लिश का टेस्ट भी आपको चाहिए होता है। अच्छा। PT या IELTS, PT वैसे अब मोस्टली लोग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी माना जा रहा है, पहले कनाडा में नहीं था, PT कनाडा आपने में क्या भी है। दिया? मैंने PT दिया था। और आइल्स के इक्विवेलेंट क्या स्कोर आया आपका? 8.5, और रिक्वायर्ड कितना था PhD के लिए? 6.5 6.5 ओवरऑल या ओवर ईच, 6.5 ईच। 6.5 ईच? चले बेहतरीन, माशाल्लाह 8.5 तो अच्छा स्कोर आया जी, आपका। उस पर भी एक वीडियो बनाए फिर आपके स्कोर आपने आइल्स में 8.5। और एक मज़े की चीज़ बताऊँ, मैंने उसके लिए भी तैयारी खुद की थी। अच्छा, मैंने उसके लिए भी कोई एकेडमी यूट्यूब से कुछ वीडियो देखी होगी, यूट्यूब आपने से practice की मुख्तलिफ होगी। वेबसाइट्स हैं उनसे तैयारी तो की। यूट्यूब एक नई अकेडमी बनती जा रही है फिर। यूट्यूब है और भी बड़ी चीज़ें हैं, फिर अगर हम उसका नाम लेंगे वो उनकी मशहूरी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, वीज़ा कितने दिनों में लेकर आया आपका? मेरा वीज़ा जो है, मैं काफ़ी परेशान था क्योंकि मैंने क्या सुना परेशान हुआ था, क्योंकि मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया ठीक है। लेकिन
कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। मैं फेसबुक के ग्रुप्स में भी देख रहा था, किसी का साल तक नहीं आया वीज़ा, कोई 1.5 साल से बैठा हुआ है जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है। अच्छा, पीएचडी वालों का भी? तो ये देखा था मैंने कि रिजेक्ट नहीं हो रहा, पीएचडी वालों का रिजेक्ट नहीं हो रहा, बीएस और एमएस वालों का रिजेक्ट हो रहा है। और वो भी रिजेक्ट बच्चे की अपनी गलती से होता है, या तो प्रोफाइल फेक होती है या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रियल 2 नंबरी की होती है। 2 नंबरी की होती है। वो फिर अब इनका भी क्राइटेरिया इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया कि ये पता कर लेते हैं। पता कर लेते हैं। तो मुझे जो इस चीज़ की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि हर चीज़ जेन्युइन थी। मुझे टेंशन थी डिले ना हो, क्योंकि डिले में मसला ये था कि फिर यूनिवर्सिटी वाले इंतज़ार नहीं करते, वो आपको 4 मंथ या 6 मंथ्स तक आपको टाइम देते हैं। अच्छा, आप आ गए तो भी ठीक है, अदरवाइज आपका स्कॉलरशिप खत्म, अगले राउंड में दोबारा अप्लाई करें। वो मेरी टेंशन बढ़ रही थी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने तकरीबन लॉन्च किया था अपना वीज़ा सितंबर के स्टार्ट में। सही। और लेकिन मैं इसमें कहूँगा कि जो मेरे सुपरवाइज़र हैं उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया था, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था कि उन्होंने सितंबर का जो मैंने अप्लाई किया था और मेरी अक्टूबर के अंदर डेडलाइन थी कि मैंने आना है, और अक्टूबर तक वीज़ा नहीं आया था। फिर मेरे सुपरवाइज़र ने मेरी तरफ से रिक्वेस्ट की थी यूनिवर्सिटी को कि 3 महीने और डिफर कर दे जनवरी के सेशन से। अच्छा। और फिर उनकी वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से डेफर हो गया था मेरा, और उन्होंने मुझे लास्ट दी थी कि आपने अब जो है ना वो फेब या मई तक आना है। मेरे ख्याल लास्ट जो थी डेडलाइन मार्च थी कि मार्च तक अब लास्ट है 2024 तक। ठीक है। और ये बड़ी मुश्किल से हुआ। आपने सितंबर में लॉन्च किया था और फिर वीज़ा कब आया? वीज़ा मेरा आया था जनवरी 2024 में, यानी कि 4 मंथ्स लगे थे। और ये भी ज़्यादा है, ये भी कम है, सॉरी कम है ना, ज़्यादा आप कह रहे हैं सालों से वेट कर रहे ये भी कम है। और इसमें मैंने ये भी किया था कि मैं एंड पे जब बिल्कुल मैं हार मान चुका था, मुझे लग रहा था कि नहीं होना, मैंने लास्ट स्टेप क्या किया, मैंने होम अफेयर्स को फ़ोन किया था। अच्छा। फजर टाइम उठ के, क्योंकि पाकिस्तान से इधर का जो डिफरेंस है वो 5 घंटे का था होम अफेयर्स एटलेट का, इधर का तो 3 घंटे का ना। उसका तो वेटिंग टाइम भी 1-2 घंटा होगा। नहीं, मैं कहूँ कि मैं फॉर्चुनेट इनफ था कि मैंने जब कॉल की तो जिन्होंने ऑपरेटर ने फ़ोन उठाया, उन्होंने मुझे 3 to 5 मिनट्स के लिए वेटिंग में रखा था। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या है, मैंने उन्हें बताया कि मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो मैं वेट कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें जेन्युइन बताया कि मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ और भी हैं, एक मेरे पास यूके में है और एक मेरे पास स्वीडन में भी है। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया उन दोनों को छोड़ के। तो ये मेरे फ्यूचर का भी ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं है, देर है तो मुझे बता दें ताकि मैं उसको परसू कर लूँ। मैंने उनसे बड़े हम्बल तरीके से बात की, बताया उन्हें कैसे है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ओके ठीक है करते, उन्होंने कहा आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेसिंग में है, लेकिन हम उसके ऊपर थोड़ा सा मार्क कर देते हैं कि प्रायोरिटी। अच्छा, यहाँ से मुझे सुकून हुआ कि अगर उन्होंने मार्क। मैंने कभी नहीं सुना किसी स्टूडेंट ने होम अफेयर्स। मैंने कॉल की। अच्छा, चलो भाई आप भी करिएगा जो वेट कर रहे हैं अपने वीज़ा के लिए। लेकिन ये भी है कि ज़्यादा करेंगे तो मैंने ये भी सुना था वो आपको बैन कर देते हैं। तो जो भी कर रहे हैं ज़्यादा भी नहीं करना, अगर आप वेट कर रहे हैं 3-4 माह हो गए फिर आप ज़रूर करें। ये नहीं कि 2 हफ्ते पहले आपने किया है और आप कहेंगे मैं फ़ोन कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान का नाम भी बदनाम होगा, ऐसे नहीं करना। ठीक है, फिर फेब में आप यहाँ आ गए तो अभी क्या चल रहा है? हमारा जून चल रहा है, 3-4 महीने हो ना आपको। तो स्कॉलरशिप लेके स्टाइपेंड्स लेके आ गए, अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ सेट हो गई यहाँ पे। लाइफ सेट नहीं हुई थी भाई, ये तो बताएं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या चैलेंजेस, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? सबसे पहले तो अभी तक तो नींद ही नहीं पूरी हो रही। अभी तक नींद आती नहीं है, दिमाग जाग रहा होता है, क्योंकि बिल्कुल ही एक जगह चेंज है, वेदर चेंज है। सबसे पहले तो मैं जब आया हूँ मैं तो इधर की धूप से ही परेशान हो गया था। वो पहाड़ी थी, ऐसे लग रहा था आपकी स्किन जल रही है। अच्छा, इतनी ज़्यादा धूप और इतनी कड़क धूप, ऐसी तो पाकिस्तान में जून में नहीं हो। पंजाब में भी तो पड़ती ना तेज़ धूप, लेकिन वो खाती नहीं है आपको। यहाँ पे तो धूप जो है वो आपको ऐसे लगता है जैसे आप जलने लगे हैं। तो फिर जब मैंने इधर पता भी किया तो उन्होंने बताया कि इधर का जो वेदर है वो स्वेयर है, इधर जो यूवी रेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ओजोन लेयर डैमेज है यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको स्पाइडर्स भी नज़र आएंगे जगह जगह। मैं स्पाइडर से बहुत डरता हूँ। मैं पाकिस्तान में जहाँ स्पाइडर होती थी वहाँ जाता नहीं था। तो इधर भी मैंने इधर भी मैंने 2 से 3 जो हैं वो स्प्रे रखे हुए हैं कि वो स्प्रे कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप मार नहीं सकते। मैंने यही सुना है कि आप यहाँ पे ना मारोगे नहीं, आपने निकालना है, पकड़ के बंद करके उसको ओपनली छोड़ देना है, आपने उसको मारना नहीं है। ठीक है। तो मैंने स्प्रे रखे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है मैंने नहीं देखी अपने रूम में। बाहर देखी है, ये यूनिवर्सिटी में एंटर होते हुए इतने ज़्यादा वेब होते हैं उसके अंदर। पाकिस्तान में तो इतनी होती थी, इधर इतनी ऐसा ही। अच्छा, चैलेंजेस देखिए, आपके चैलेंज थोड़ा डिफरेंट है। आपको जॉब की टेंशन नहीं है, आपकी एक तो ट्यूशन फ़ी आपने सबमिट नहीं करनी नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, दूसरा जो अपना खर्चा निकालना है उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपको स्टाइपेंड्स मिल रहे हैं। तो आपको किस किस्म के चैलेंजेस फेस हुए, मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखे जाए तो? सबसे पहले जो चैलेंज जो मुझे फेस हुआ, एक तो वो वेदर का भी था और दूसरा ये कि जब मैं आया था उसके बाद साथ ही रमज़ान आ गया था।
तो एक जहाँ पे आप फैमिली के साथ सारा कर रहे हैं, तो ये होम सिकनेस बहुत होती है। ठीक, ये होम सिकनेस फैमिली, क्योंकि अगर आप सिंगल हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आपको अपनी लॉन्ड्री खुद करनी है, आपको अपने बर्तन खुद धोने हैं, आपको अपना खाना खुद यार ये बनाना चैलेंजेस तो नहीं हुए। है। जिन्होंने नहीं किया, आपको पता है, इधर इधर आकर मैंने देखा कि लोग जो हैं वो बच्चों को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं छोटी उम्र से ही। ऐसा ही है। हमारे पाकिस्तान के हमारे कल्चर में ये है कि हम पैम्पर्ड होते हैं। हमारा काम कोई जो है हमारी मदर करके दे रही हैं, हमारा सारा जो है हमारे खाने का ख्याल मदर रख रही हैं, हर चीज़ है। तो एकदम जब सारा कुछ आपके ऊपर एक साथ आता है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसा ही देखिए, कोई चैलेंज छोटा मोटा नहीं होता, लेकिन जो मेन चैलेंज जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का है, जो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, आप सोचिए उनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस तकरीबन 16 से 18 हज़ार पर सेमेस्टर है, एग्जैक्टली। और उनको जॉब नहीं मिल रही और नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी उनको खुद कमा के जमा करके भरनी है। तो उस चैलेंज पे तो बात हो ही नहीं सकती, वो सबसे बड़ा चैलेंज है उस उनके पर लिए। मैं इस तरह से बात कर सकता हूँ, बिल्कुल जी। उनके लिए आसानी करे, क्योंकि मेरे 2-3 जूनियर्स या कुछ ऐसे सीनियर्स भी हैं जो मास्टर्स के लिए इधर पर्थ में मौजूद हैं, और उनसे मैं जब रब्ता करता हूँ या बात करता हूँ तो वो एक दिन में 2-2 शिफ्ट्स कर रहे हैं जॉब की। क्योंकि एक तो उनके लिए ये मुश्किल हो गया कि अब जो 24 आवर्स आपने जो है वो 1 वीक में काम कर सकते हैं, तो कैजुअल जॉब कर रहे हैं, कोई रात के वक्त कर रहा है, कोई सुबह टाइम कर रहा है, और एक नहीं 2-2 कर रहे हैं, क्योंकि फिर उन्होंने अपनी वो फीसिस भी निकालनी है। और फिर यहाँ पे जो पब्लिक हॉलीडेज़ हैं उन पे आपको वर्क राइट्स पूरे, आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो। जब आपका इवन के वेकेशंस भी चल रही हैं तब 24 आवर्स खत्म हो जाती है, तो वो वेकेशन में पूरा ये वो हिसाब नहीं है कि वेकेशन में आप घरों में हो, पाकिस्तान में रहने चले गए, नॉर्दर्न एरियाज़ निकल गए। यहाँ पे वेकेशंस जो हैं वो कह रहे होते हैं वेकेशंस आए, फिर वो एक दिन में, जहाँ पे उन्होंने एक दिन में 5 घंटे काम करना था, क्योंकि एक हफ्ते में आपको 24 घंटे अलाउ है, वो 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ 6 घंटे वो सो रहे हैं, उसके बाद वो काम करें, क्योंकि उन्होंने अपनी फीसिस पे करनी है, उन्होंने अपने रहने का करना है, और उन्होंने अपने घर वालों को भी सपोर्ट करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। चलें अब आते हैं जो फील्ड आपकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो आप पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया की जॉब मार्केट कैसी है, क्या फ्यूचर देखते हैं आप फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्यूटर साइंस पढ़ने आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, मेनली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और भी जो टर्मिनोलॉजीज आपने यूज़ करी, उसके बारे में थोड़ा गाइड करें फ्यूचर स्टूडेंट्स को। फ्यूचर स्टूडेंट्स को अगर मैं गाइड करूँ, और मैं भी अभी देखूँ, मुझे इतना तो नहीं मैं आपको गाइड कर सकता, वही बताऊंगा जो मैंने लोगों से सुना है। 3 महीने हुए हैं जो मैंने लोगों से सुना है, या खुद भी थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व किया है मुख्तलिफ ग्रुप्स से, मुख्तलिफ जगह से, जॉब्स परस्पेक्टिव से। जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपके पास रेफरेंस होना चाहिए। अच्छा, रेफरेंस इधर बहुत मैटर करता है। विदाउट रेफरेंस ये आप कह लें कि बहुत ज़्यादा आप लकी हैं कि आपको कोई बुला ले या कॉल कर ले, अदरवाइज़ रेफरेंस मैटर करेगा। इवन के रेफरेंस तो यहाँ पे जब मैंने वो लेना था, घर लेना था, रूम लेना था, उसके लिए भी जब मैं पाकिस्तान से अप्लाई करता था, सबसे पहले मुझे जो लैंडलॉर्ड है उसकी तरफ से यही कहा जाता था, एनी रेफरेंस दैट इज़ रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे वो ढूंढना पड़ा था। लेकिन उसमें भी मैं फॉर्चुनेट हूँ कि जो मेरे कॉलीग्स थे, मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे एक ग्रुप में ऐड कर दिया था, और जो मेरे कलीग्स थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, उन्होंने मेरा रेफरेंस भी दिया था। इवन कि जो मेरी 1 मंथ की जो आपने फोरफ्रंट बॉन्ड देना होता है, 2 वीक्स का एक्स्ट्रा पे करना होता है रेंट, वो उन्होंने किया आपके था। बिहाफ पे। अच्छा, ये सवाल मैं पूछना भूल गया, एकोमोडेशन की तो बहुत क्राइसिस चल रहे हैं पर्थ में, आपको फॉरेन एकोमोडेशन मिल गई थी? नहीं, मुझे 24 फरवरी को मेरी फ़्लाइट थी, और 18 फरवरी तक मेरे पास अकोमोडेशन नहीं थी, फिर और मैं फाइंड कर रहा था तकरीबन अभी वीज़ा नहीं आया था उससे पहले से ही, दिसंबर से मैंने फाइंड करना शुरू कर दी थी। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे देख रहा था, मुख्तलिफ ग्रुप्स में देख रहा था, व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे, लोगों से कर रहा था, लेकिन नहीं थी मिल। सॉरी, आपकी बात करना था, आपने ऑन कैंपस क्यों नहीं अप्लाई की एकोमोडेशन? ऑन कैंपस भी की थी, लेकिन इधर प्लेस नहीं थी, मैं अभी तक वेटिंग लिस्ट में हूँ। अच्छा, अभी तक वेटिंग लिस्ट में आप, ठीक है। फिर आपको ये एकोमोडेशन कैसे मिली? ये अकोमोडेशन मुझे इस तरह से मिली कि मुझे एक कॉलीग ने रेफ़र किया कि यहाँ पे एक एजेंट हैं, वो नाम चले नहीं लेता मैं, उन एजेंट को आप ईमेल करें, उनसे पूछें। तो मुझे उन्होंने पहले भी कहा था रूम अवेलेबल है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कंसिडर किया, वो काफ़ी ज़्यादा रेंट था, वो 285 पर वीक रेंट था एक सिंगल रूम के लिए, लेकिन उसमें कॉमन एरिया और जो किचन है वो शेयर था, रूम और आपका टॉयलेट वो सेपरेट था, तो 285 उसका था। तो मैंने कंसिडर नहीं की, क्योंकि मैं देख रहा था कि 220 में, 200 में, 180 में भी लोग रह रहे हैं। लेकिन वो यही है कि फिर वो आपको जो है, अगर कोई रेफरेंस हो या आपके कोई जानने वाला हो, तो उसमें फिर आपकी हेल्प हो जाती है। अदरवाइज़ आपको सिंगल रूम विद सेपरेट वॉशरूम विद सेपरेट टॉयलेट, ये जो है ये स्टार्टिंग 250 से ही हो रहा है यहाँ पे, और शायद आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा जो है अगस्त में लीज़ ख़त्म होनी है जहाँ पे मैं अब रह रहा हूँ, तो आगे जो है वो मेरी 300 पे चले जाएगी, यही अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ जो मैं अभी 285 दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ज़रा ये बताएं कि डे इन अ लाइफ ऑफ अ PhD स्टूडेंट एट UC यूनिवर्सिटी कैसा है? 2 मिनट के अंदर ब्रीफली बताएं कि क्या आपका रूटीन होता है एज अ PhD स्टूडेंट,
आपने लैब में क्या काम करना है, सुपरवाइजर पीएचडी में मैं फिर जैसे मैंने पहले बात की थी कि पीएचडी आपकी अपनी है, किसी ने आपको पूछना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आपके सुपरवाइज़र ने आपको मिलना है, उन्होंने आपसे पूछना है, आपको गाइड करना है, जो भी आपने गाइडेंस लेनी है आपने उनसे लेनी है, वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन क्योंकि आप मैच्योर इतने होते हो कि वो आपको उस तरह बच्चों की तरह अंडरग्रेड की तरह लेके नहीं चलते, वो ये समझते हैं आप मैच्योर हो, क्योंकि इन द एंड आपकी पीएचडी है, उन्होंने तो आपके ग्रेड्स लगाने हैं, आगे कर देने हैं, तो ये आपने खुद लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है आपने, वो ये है कि आप 4 days a week लाजमी यूनिवर्सिटी आएँ, काम करें, अपने सुपरवाइज़र से इंटरेक्ट करें और उसको आप बताएं सारा कि आप क्या कर रहे हैं। तो मेरी जो रूटीन है वो ये है कि मैं 7 to 8 hours जो हैं वो पूरे कर रहा हूँ इधर इन अ डे। मैं कभी जो है वो 9 बजे आ जाता हूँ सुबह और उसके बाद 5 बजे चले जाता हूँ, कभी मैं 10 बजे आ जाता हूँ और आफ्टर सम प्रेयर ज़ोहर की ऐसा कि चले जाता हूँ। उसके बाद कुछ मैं जाके घर में आराम कर लूँगा, वापस आ जाऊँगा, क्योंकि 5 वॉक जो है मेरा डिस्टेंस, 5 मिनट जो है वो डिस्टेंस है वॉकिंग। तो मैं इस तरह से जो है अपना फ्लेक्सिबिलिटी से जिस तरह आपको हो आप लेके चल सकते हो, अनटिल अनलेस आप प्रोडक्टिव हो, आप अपने सुपरवाइज़र को अपनी प्रोडक्टिविटी शो कर रहे हो। ठीक। अच्छा, मेरा सवाल क्या था, जहन से निकल गया। अच्छा, आप अपने आप को 3 से 4 साल बाद कहाँ देखते हैं ये पीएचडी कंप्लीट करने के बाद? मेरा जो एम है, जो मेरा पहले भी एम था, मेरा एम ये है कि इन एआई फील्ड और जिसमें मैं हूँ उसमें मैं अपने आप को टॉप 10 रिसर्चर्स में देखना चाहता हूँ आफ्टर 3 to 4 years। मैं अपना चाहता हूँ कि मेरी कुछ पब्लिकेशन हैं वो टॉप रैंक कॉन्फ्रेंसेस में हों, टॉप रैंक जर्नल्स में हों, और उसके बाद जो है वो मैं कंसिडर कर देखूँगा कि मैंने अगर मेरा और हुआ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, दिल किया और पढ़ने का तो पोस्टडॉक की तरफ जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं फिर एज अ फील्ड में या एकेडेमिया में जो है वो आ जाऊँगा। मतलब यहाँ रहने का इरादा है, वापस पाकिस्तान जाना है? ये अभी जो है मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या होगा क्या नहीं। इधर अगर मैं रहने को चाहूँ तो इधर भी ओके है, मुझे कोई वो नहीं है कि मैंने पाकिस्तान वापस जाना है या नहीं जाना, ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आफ्टर 3 year आफ्टर 4 years क्या हालात हैं, किस तरह से मैं देख रहा हूँ, तो फिर उस तरह से। अच्छा, कोई लास्ट मैसेज फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए जो या तो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या कोई जनरल इंजीनियरिंग कुछ भी पढ़ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, क्या लास्ट मैसेज इनके लिए होगा आपका? लास्ट मैसेज जो स्टूडेंट्स के लिए होगा, वो चाहे मास्टर बाय रिसर्च में आना चाह रहे हैं, चाहे वो पीएचडी के लिए आना चाह रहे हैं, चाहे वो बीएस के लिए आना चाह रहे हैं, वो इस तरह से अब लेके हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वो स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं। यानी कि आप अगर आए हैं, उनको भी ये चाहिए कि आप प्रॉपर पढ़ें, ताकि आप जो है एक उनके लिए भी काम कर सकें और अपनी कंट्री का नाम भी बना सकें। तो उनको यही कहूँगा कि आप ज़रूर मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर ज़रूर करें, देखें, लेकिन जेन्युइन रहें, हर हालात में जेन्युइन रहें, क्योंकि अगर आप जेन्युइन नहीं रहते, आप अपना तो अगर आप आ जाते हो उनकी नज़रों में, आप अपने साथ साथ अपनी कंट्री का भी जो है वो नाम जो हो वो ख़राब कर देते हो। क्योंकि एक मेन चीज़ है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी इंटरनेशनली जाके अगर आपने कोई अच्छा काम किया ना, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि एक पाकिस्तानी या एक इंडियन ने ये काम किया, वो आपको कहेंगे अ स्टूडेंट ऑफ ECU, अ स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड डन दिस। लेकिन अगर आपने कोई भी बुरा काम किया ना, वो कहेंगे एन इंडियन स्टूडेंट, अ पाकिस्तानी स्टूडेंट डन दिस। तो ये चीज़ देख लें कि आपने आना है, आप हर तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ अवेलेबल है, लेकिन यहाँ क्राइसिस हैं, यहाँ एकोमोडेशन के क्राइसिस हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। जो मैं जब आया था मैंने दर्जन अंडे लिए थे $5 के, अब 8 पे पहुँच गए हैं, $8 पे। तो इन्फ्लेशन इधर भी बढ़ रही है, तो वो भी आप देख के हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। और लेकिन ये है कि इन द एंड अगर आप वो मेहनत कर लेते हो, उस तरह से आप मैच्योर हो जाते हो, तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आपकी चीज़ें जो हैं काफ़ी सिक्योर हो जाएंगी। चलें यार, अब्दुल्ला, बड़ा अच्छा रहा बात करना आपसे, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी। और मेन यही था कि जो पीएचडी स्कॉलरशिप विद स्टाइपेंड्स अगर आपने अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, जो आपने ब्रीफली और डिटेल में बड़े अच्छे से इसको बयान किया। तो उम्मीद करता हूँ आज का पॉडकास्ट उन लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर इख्तिताम करते हैं आज के पॉडकास्ट का। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।